जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। और साथ ही हम मॉडर्न इंडिया को शुरू कर चुके थे। अली हसन भाई, रितेश, कोमल मौर्य, गुनगुन सिंह, खुशी, प्रेमाश्वरी, कुमारी, संदीप, निशा यादव, बिट्टू, सचिन कुमार, हरेंद्र चौधरी, श्री कृष्णा जानी, साहिल साहिल, सारे साथियों का स्वागत है। ठीक है, करें क्लास को शुरू। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी क्लास को शुरू करते हैं। बातें हम सब लोग इसमें नहीं करेंगे, ठीक है, कोई अतिरिक्त बातें नहीं। आराम से ध्यान से जो मैं बताऊं महत्वपूर्ण है। एक एक बार आराम से पढ़ना आप सॉफ्ट तरीके से। और जिसको मैं ये कहूं कि ये महत्वपूर्ण है उस फैक्ट को भूलना नहीं है। तो इतना काम आपको करना है, इसके अलावा कोई काम आपको करने की आवश्यकता नहीं। भारत में यूरोपीय कंपनियों की अगर हम आगमन की बात करते हैं तो क्या भारत से यूरोप का व्यापार पहले होता था या नहीं होता था? तो एक तरीका था जमीन से, यूरोप से तुर्की, इराक, ईरान होते हुए भारत। यानी कि यूरोप कहाँ पर है बताएंगे, ये सब यूरोप है। यूरोप से कह रहे हैं कहाँ से, आपका तुर्की, ईरान होते हुए आपका यहाँ इंडिया की तरफ, ये एक रूट था। ठीक है, दूसरी बात कह रहे हैं जलमार्ग, लाल सागर से होते हुए अरब सागर, अरब सी, और वहां से होते हुए यूरोप, ये एक तरीका था। ठीक है, मतलब भारत की तरफ। यानी कि भारत का व्यापार पहले ही यूरोप से होता था, बहुत अच्छे से होता था। ठीक है, दरअसल में सारी बातें बदली जब कुस्तुनतुनिया इस्तांबुल का युद्ध हुआ 29 मई 1453 को। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें दो साम्राज्य एक दूसरे के खिलाफ भिड़ गए, जिनको रोमन साम्राज्य और ऑटोमन साम्राज्य हम कहते हैं, या उस्मानी साम्राज्य या तुर्क कहते हैं। रोमन साम्राज्य जिसके संस्थापक थे अगस्टस सीरज, और ऑटोमन साम्राज्य की तरफ थे राजा महमूद। ठीक है, इन दोनों के बीच में संघर्ष होता है। इसके बाद में क्या होता है, ये रोमन साम्राज्य दो हिस्सों में बढ़ जाता है, पश्चिमी रोमन और पूर्वी रोमन। यानी कि रोमन साम्राज्य जिसकी राजधानी हुआ करती थी रोम, और जो रोम था, पूर्वी रोमन क्षेत्र जो था उसकी राजधानी होती थी कुस्तुनतुनिया। क्या होती थी? कुस्तुनतुनिया। तो यहाँ पर ये वॉर लड़ा गया, और जब ये वॉर लड़ा गया तो ये जो कुस्तुनतुनिया नामक जगह है, इस पर तुर्कों का आक्रमण होने के बाद में तुर्क जो है सफल हो गए। अब जो लैंड रूट था, यानी कि जो स्थल मार्ग था जो यहाँ से होके जाता था, अगर यहाँ की बॉर्डर की बात करें तो ये जो मतलब मार्ग है आपका अवरुद्ध हो गया। यानी कि अब लैंड रूट बंद हो गया। अब जमीन से जो यूरोपीय लोग थे वो अब एशिया की तरफ, यानी कि भारत की तरफ नहीं आ सकते थे। तो कौन सा रास्ता बचा होगा बताएं फटाफट से, अगर स्थल मार्ग बंद हो जाएगा? बोलेंगे तो ये एक कारण रहा कि अब कंपनियों को भारत से जो व्यापार करना था वो जमीन से नहीं हो सकता था। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपका किधर से, समुद्र की तरफ से चलना होगा। ठीक है, भारत में यूरोपियों के आने का क्रम क्या रहा है? यूरोपियों के आने का क्रम ये समझे। सबसे पहले भारत में कौन आए? पुर्तगाली। ये इंपॉर्टेंट बात है, इस क्रम को याद रखना है। क्या बोलोगे? PADDFS, याद रखना है इसको। इसको बोलते हैं पुत्र, अड़ा, डैड, फंसा। भाई पुत्र किसी गलत बात पर अड़ जाए तो डैड फंस जाएगा, पिताजी उसका फंस जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्या बोलेंगे? पुर्तगाली। तो पुर्तगाली कहाँ से आए थे? पुर्तगाल से आए थे। अंग्रेज ब्रिटेन से आए थे। डच कहाँ के निवासी थे? हॉलैंड के निवासी थे, यानी नीदरलैंड के निवासी थे। डेनिस लोग डेनमार्क से आए थे। फ्रांसीसी फ्रांस से आए थे। स्वीडिश स्वीडन से आए थे। तो देश लिखे हुए हैं, इसमें कोई कॉमन बात है। ठीक है, पुर्तगाली जो भारत में आए 1498, अंग्रेज भारत जो आए 1600, डच आए 1602 में, डेनिस 1616 में, फ्रांसीसी 1664 में, और स्वीडिश 1731 में। अब यात्रा की बात करते हैं। 1492 में यूएसए का एक समुद्री मार्ग जो खोजा था, वो खोजा था क्रिस्टोफर कोलंबस ने। यूएसए के लिए समुद्री मार्ग। देखो कभी ये मत सोचना यूएसए को खोजा, खोजा यूएसए को नहीं है, यूएसए के लिए रास्ता खोजा। यूएसए तो अपनी जगह है। कभी ऐसे मत बोलना कि भारत की खोज हुई। भारत अपनी जगह था। भारत के लिए क्या बोलेंगे? मार्ग की खोज हुई। भारत के लिए स्थल मार्ग या जल मार्ग ऐसे बोलेंगे।
अब ये जो स्पेन का निवासी कोलंबस था, ये आना तो भारत चाहता था, लेकिन भटकने की वजह से कहाँ पहुंच गया था? अमेरिका पहुंच गया था। पुर्तगाली राजकुमार हेनरी ने अपना पूरा जीवन भारत मार्ग के लिए सोचता रहा, लेकिन सफल नहीं हो पाया। 1487 में बार्थोलोम्यू डियाज ने उत्तर मासा अंतरीप की खोज की। उत्तर मासा अंतरीप क्या है? ये उत्तर मासा अंतरीप, देखो यहाँ जब कोने पर आप पहुंचेंगे इधर अफ्रीका के, तो यानी कि वो यूरोप से घूमते हुए यहाँ तक पहुंच गया। कैप ऑफ गुड होप, यानी एक आशा दिखी कि आगे की भूमि हम खोज सकते हैं। अब क्या बचा था? अब इसी जमीन के किनारे 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 ये यहाँ तक पहुंचेंगे। इसको कहा जाता है आपका बार्थोलोम्यू डियाज, जिसने कैप ऑफ गुड होप की खोज की। थम्स अप करें, कैप ऑफ गुड होप क्लियर है कहां पर है? 17 मई 1498 को वास्को डिगामा ने भारत के व्यापारिक मार्ग की खोज की। इसको पुर्तगाली राजा इमैनुअल ने भेजा था। 1498 में इनकी कंपनी का नाम था एस्तादो दा इंडिया। पुर्तगालियों की कंपनी का नाम पूछ ले जाता है एस्तादो दा इंडिया। ये पहुंचता है भारत में, कहां पर पहुंचा? कालीकट केरल पर पहुंचता है, कालीकट केरल पर। और केरल पर इसका एक हिंदू शासक था जमेरिन नाम का, जिसने उसको स्वागत किया। क्यों आया था वास्को डिगामा? इसका एक ही उद्देश्य था, व्यापार और जो ईसाइयत थी उसका प्रचार और प्रसार करना। ठीक है, बहुत बढ़िया हरेंद्र चौधरी जी, बहुत शाबाश। सर RWSSC चैनल कैसे खोजें? मैं बच्चा आपके घर आऊंगा अभी थोड़ी देर में, अभी आ जाएंगे क्लास खत्म करके ना, 7:45 तक। फिर मैं एक बार बस पकड़ के आ जाऊंगा आपके यहाँ, फिर मैं आपको बताऊंगा यूट्यूब पे RWSSC लिखो और फिर सर्च हो सकता है। ठीक है, आगे कराएंगे। वास्को डिगामा दूसरी बार भारत कब आया था? 1502। पहली बार कब आया? 1498। 1524 में तीसरी बार आया था और इसकी मौत हो गई। कितनी बार आया था वास्को डिगामा भारत में? 3 बार। इसके बाद जो पुर्तगाल का राजा था उसने पेड्रो अल्वारेज कैब्रिल और उसके साथ में बार्थोलोम्यू डियाज, ये दोनों समुद्री यात्री थे। पेड्रो अल्वारेज भी ब्राजील के मार्ग का खोजने करने वाला रहा है। बार्थोलोम्यू डियाज वही है जिसने अभी कैप ऑफ गुड होप की खोज की थी, मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो इन दोनों को भारत भेजा और इस तरह से भारत के लिए इन्होंने व्यापारिक संबंध अपने स्थापित किए। 1503 में पुर्तगालियों ने कोचीन में अपनी पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कोचीन बताओ फटाफट से, कहां पर है कोचीन? तो आप कहेंगे कोचीन अर्थात केरल में पहली व्यापारिक कोठी। पहली व्यापारिक कोठी हमेशा इंपॉर्टेंट है। 1505 में फ्रांसिस द अल्मीडा पहला पुर्तगाली गवर्नर बनकर आया। पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन बना? फ्रांसिस द अल्मीडा। 1505 से 1509 रहा था। इसने क्या बोला? शांत जल नीति। देखिए, मुझे बताइए भारत के इस हिस्से में कौन सा सागर है? तो आप कहेंगे इधर अरब सागर है और इधर बंगाल की खाड़ी है। राइट, तो ये जो अरब सागर वाला क्षेत्र था, इसने बोला कि यहाँ पर बहुत वॉर होते रहते थे, तो इसने क्या कर दिया यहाँ पर कि भाई अब यहाँ वॉर नहीं होंगे। पुर्तगालियों ने इस पर अपना आधिपत्य जमाया और कार्टेज पद्धति लागू कर दी। यानी अब तुम्हारा कोई भी जहाज या शिप यहाँ पर आएगा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? परमिशन लेनी पड़ेगी आपको। पहले परमिशन लोगे पुर्तगालियों से, तब अपना जहाज यहाँ पर लेकर के आओगे। तो कार्टेज का मतलब यानी कि एक परमिशन लेनी होगी, एक टैक्स देना होगा, टैक्स देना होगा। सेकंड कोठी जो इन्होंने अपने व्यापार के लिए खोली वो केरल में खोली, कन्नूर में। ठीक है, इससे पहले इन्होंने महमूद बेगड़ा जो गुजरात का शासक था, क्योंकि अरब सागर की सीमाएं कहाँ लगती थी? गुजरात, और यहाँ पर था महमूद बेगड़ा, उसको भी इन्होंने हरा दिया। कहने का मतलब पुर्तगाली अपने व्यापार को बढ़ाने लगे, और पुर्तगाली जब अपने व्यापार को बढ़ा रहे हैं तो दूसरा गवर्नर इनका बन के आया फ्रांसिस दी अल्मेडा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। दोनों, पहला कौन है? फ्रांसिस दी अल्मेडा, सॉरी वो कह रहा हूँ, फ्रांसिस दी अल्मेडा पहला नहीं है, फ्रांसिस दी अल्मेडा पहला है 1505 से 1509। दूसरा जो आया वो आता है अल्बुकर्क। कौन आता है? अल्बुकर्क आएगा। ये बात क्लियर है? क्या बोलेंगे? फ्रांसिस दी अल्मेडा 1509 से 1515 तक अल्बुकर्क गवर्नर बन के आया। ये सेकंड है, ये सेकंड इंपॉर्टेंट। पुर्तगाली शक्ति का जो वास्तविक संस्थापक है इसी को कहा जाता है। इसने आकर के ब्लू वाटर पॉलिसी जो थी उसको खत्म कर दिया। इसने कहा अगर भारतीयों में तुमको अच्छी पकड़ बनानी है तो यहाँ पर शादी भी करनी होगी।
इसने विवाह नीतियों को अपनाया। ये मुस्लिम विरोधी एक व्यक्ति था। गोवा में इसने सती प्रथा को समाप्त किया था, ये इसकी उपलब्धि थी। 1511 में इसने मलक्का जो जल संधि वाला क्षेत्र है उस पर आपका नियंत्रण कर लिया था। 1515 में इसने हरमुज जो संधि है, ये आपने ज्योग्राफी में पढ़े होंगे। मलक्का देखना मैप पर कहाँ पर है, आज का काम है आपका हरमुज को देखना कहाँ पर है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, इन पर इसने कंट्रोल कर लिया था। 1510 में इसने बीजापुर से गोवा क्षेत्र को भी छीन लिया, यानी गोवा तक कंट्रोल हो गया पुर्तगालियों का। 1529 में नीनो द कुन्हा गवर्नर बन के भारत आया। इसने गोवा को राजधानी बनाया 1530। ये पूछा जाता है गोवा पुर्तगालियों की राजधानी किस वर्ष में बना था, और गोवा को पुर्तगालियों ने किस वर्ष अपने अधीन कर लिया था। तो छीना था 1510 में और राजधानी बनाया 1530 में। 1530 में इन्होंने जो दमन द्वीप वाला द्वीप है इस पर भी अपना अधिकार कर लिया। 1540 में ईसाई धार्मिक न्यायालय की स्थापना की इन्होंने। 1559 में इन्होंने दमन क्षेत्र को भी अपने अधिकार में ले लिया, दमन क्षेत्र को। पुर्तगालियों की वजह से हम भारतीयों को तंबाकू मिला है, क्योंकि बर्नेल नाम का एक व्यक्ति आया था अकबर के दरबार में। उसने अकबर को एक चिलम दे दी थी हुक्के की, भैया ये पियो, और अकबर ने फिर जो है उसका स्वाद लेने के बाद में तंबाकू की खेती शुरू करवा दी। अब आप मुझे बताएं फटाफट से, आप मुझे बताएं, सारे लोग बताएंगे कि जो तंबाकू की खेती है वो किसने बंद करवाई थी, कौन बता सकता है, बोलेंगे। अतिरिक्त बातें कोई ना करे दोस्त। सरिता देवी वेरी गुड, कोई बात नहीं करेगा। फोकस लगाना है बच्चे, एग्जाम हमारा नजदीक है। ठीक है, रिक्वेस्ट है हमारी आपसे, कोई भी अतिरिक्त बातें ना करे, है ना। बातें करेंगे तो घिर जाएंगे, फिर बातें होंगी। आलू टमाटर की खेती, प्रिंटिंग प्रेस, जहाज निर्माण कला, ये पुर्तगालियों की देन है। और 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रिगेंजा की शादी ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से हुई। और इन पुर्तगालियों ने क्या किया, दहेज में राजकुमार चार्ल्स को मुंबई दे दिया। तो अंग्रेजों को भी जगह मिल गई पुर्तगालियों की वजह से, या थोड़ी सी, या नहीं भैया, बहुत सही आंसर दिया बहुत सारे लोगों ने। जहांगीर ने इस खेती को बंद करवाया था, बहुत बढ़िया। 1659 में श्रीलंका को इन्होंने डच लोगों से छीन लिया था। अब बात करते हैं हॉलैंड, यानी वर्तमान में जिसको हम नीदरलैंड कहते हैं। पहला डच यात्री जो भारत आया वो था कार्नेलिस द हाउटमैन 1596 में। पहली फैक्ट्री मत भूलना, हमने कहा मसूलीपट्टनम में। मुझे बताओ पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कहाँ पर थी, वो थी भैया कोचीन में। कहाँ पर थी, कोचीन में। 1605 में इन्होंने मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में अपनी पहली फैक्ट्री खोली। और डच जो कंपनी था उसका नाम था वेरिंग दे ओस्ट इंडीज, अन्य नाम यूनाइटेड ईस्ट इंडीज कंपनीज ऑफ नीदरलैंड। दूसरी फैक्ट्री कहाँ पर खोली नीलैंड के वासियों ने, हॉलैंड वासियों ने, 1610 कालीकट केरल में। हॉलैंड के दो बैंक थे जो हॉलैंड को फंड किया करते थे, एक्सचेंज बैंक एंड क्रेडिट बैंक ऑफ नीदरलैंड। 1616 में इन्होंने सूरत में अपने व्यापार को स्थापित किया। 1623 में क्या हुआ, अम्बोनिया एक हत्याकांड हो गया। इस अम्बोनिया हत्याकांड में कई अंग्रेजों की हत्या हो गई, और उसकी वजह से अंग्रेज और डचों के बीच में एक संघर्ष छिड़ गया। भाई उनके लोग मारे जाएंगे, संघर्ष तो क्या बोलेंगे, छिड़ ही जाएगा। 1641 में इन्होंने मलक्का को जीता, विलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में फैक्ट्री खोली। 1635 में इन्होंने कराईकल, और 1653 में चिंसुरा वेस्ट बंगाल में फैक्ट्री खोली। देखो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में बीपीएससी इसको बहुत बार पूछ चुका है। हॉलैंड वासियों का चिंसुरा यानी कि वेस्ट बंगाल पर आपका कंट्रोल कब हुआ था। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत शानदार, तारा एकदम से सही आंसर है। ठीक है, अब बात करते हैं जो डच है। डच और मैंने कहा डच और अंग्रेजों के बीच में जो संघर्ष शुरू हुआ, जो अम्मोनिया से चल रहा था, वो वेदरा के युद्ध पर समाप्त होता है। और वेदरा का युद्ध कब हुआ था, मोस्ट इंपोर्टेंट डेट है, वेदरा का युद्ध हुआ आपका 1759। 1759, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कह रहे हैं सर जी। अब ये कह रहे हैं बात मत करो, सही की थी RW, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत शाबाश बच्चे। कई महीने पहले आया था यकीन 1.0, आया था नहीं आया था, थम्स अप करो। सबको क्या बोला गया था,
हमेशा क्या बोलते हैं हम एग्जाम से बहुत पहले टाइम से आता है। आपको शायद हमने तो आपकी गलती भी नहीं मानता, आपकी गलती मैं इसे बिल्कुल नहीं मानता कि आपको ये हो सकता है इसके बारे में इंफॉर्मेशन तब ना रही हो। बहुत बार इसकी क्लास हुए होंगी, यूट्यूब पर प्रैक्टिस सेट हुए होंगे। मैं ही दिल्ली पुलिस के लिए पिछली बार जब यकीन में पढ़ा रहा था तो यूट्यूब पर भी कराया चुका था, नायक 2.0 कराया कराया था, नहीं कराया, यानी एक फ्री प्रैक्टिस भी पूरी कराई और यकीन एक बैच पूरा हुआ। इसके बाद जो बच्चे यकीन ले चुके थे कई महीने तक उसमें क्लास चलाई, फिर आया यकीन 2.0। उन सब से कहा गया कि आप सबको यकीन 2.0 फ्री मिलेगा। यकीन वाले बच्चों से कोई पैसा तो नहीं लिया गया था? लिया गया था या किसी से नहीं लिया गया? यानी आपकी फिर से दोबारा प्रैक्टिस कराई गई, यूट्यूब पर बहुत सारी क्लासेस हुई, आज फिर प्रैक्टिस करा रहा हूँ। इस धरती पर यदि दूसरा कोई व्यक्ति ऐसा करा दे कि वहाँ पर उस बैच में भी कई क्लास पढ़ाए, फिर यूट्यूब पर भी कई क्लास पढ़ाए, फिर यूट्यूब में फिर आपका फ्री में उन्हीं की थ्योरी क्लासेस भी कराए, लगभग 70% 75% पार्ट मैंने हिस्ट्री का भी आपको यूट्यूब पर पढ़ाया, लगभग मैंने आपको पॉलिटी लगभग सारी पढ़ाई, फिर यूट्यूब पर स्टैटिक सारी पढ़ाई, एप्लीकेशन में पढ़ाई पहले यकीन में आपका स्टैटिक। तो इतना ही हो सकता है, और इसके बाद भी तुम्हें ये थोड़ा लगे और लगे कि तब नहीं पढ़ाया, तो बॉस फिर तो कुछ कर नहीं सकते हम इसमें, फिर तो हमारा तुम्हारा ऐसा ही बस रिश्ता है। आइए, डचों का पतन, वेदरा का युद्ध 1759 में। तो डचों के पतन के बाद में स्पेस मिलता है आपका, किसको स्पेस मिलता है आने का? किसको मिलता है आपका? अंग्रेजों को। तो अंग्रेजों का जो आगमन है सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से बनते हैं, ठीक है? क्या बोलेंगे? भारत में अंग्रेजों का आगमन अकबर के समय पर हुआ। किसके समय पर? अकबर के समय पर। 1588 में अंग्रेजों ने स्पेन को हराया। इनका पहला बेड़ा जो आया था 1591 से 1593, जेम्स लकस्टर के नेतृत्व में आया। दूसरा बेड़ा 1596 में बेंजामिन के नेतृत्व में आया। तीसरा बेड़ा व्यापार के लिए आया जॉन मिल्डेन 1597 में। 24 सितंबर 1599 को 24 व्यापारियों ने एक ग्रुप बनाया। उस ग्रुप का नाम दिया गया द मर्चेंट एडवेंचर्स, जिसमें 125 लोगों ने पैसा अपना लगाया, शेयर होल्डर थे। 72,000 रुपए की राशि के साथ में एक कंपनी को स्थापित किया कि भाई भारत के साथ में हम व्यापार करेंगे। हाँ जी भैया, आज से ही होगा जीएस का प्रैक्टिस सेट। पवन सिंह भाई वेरी गुड, आशु भाई बहुत थैंक यू, बहुत थैंक यू। यही सब चीज़ें ताकत देती हैं। वेरी गुड अभिषेक बहुत थैंक यू। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी बताएंगे? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 में, 31 दिसंबर सन 1600 को। इसमें एलिजाबेथ ने क्या किया, जो ब्रिटेन की महारानी थी, उसने 15 वर्षों का एक चार्टर, 15 वर्षों का चार्टर, चार्टर का मतलब है अधिकार पत्र, कि भाई आप ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करेगी पूर्वी देशों के साथ में। तो भारत मुझे बताओ यूरोप के पूर्व में पड़ता है या नहीं? यूरोप इधर है और तो भारत पूर्व में हो गया, इसलिए भारत और भारत के आसपास जो भी क्षेत्र होंगे, तो पूर्वी देशों के साथ व्यापार के लिए, पूर्वी देशों के साथ व्यापार के लिए क्या दे दिया उनको? एक चार्टर दे दिया, ठीक है? ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर सन 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करके उसे पूर्वी देशों में 15 वर्षों तक व्यापार के लिए एक अधिकार प्रदान किया। जो हम नाम पढ़ रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम तो 1833 में हुआ, और मैंने अभी बताया जब शुरुआत में इसकी स्थापना हुई तब क्या नाम था इसका? द मर्चेंट एडवेंचर्स, द मर्चेंट एडवेंचर्स, ठीक है? वेरी गुड, बहुत शानदार, बहुत शानदार। ठीक है बॉस तो क्या बोलेंगे? पूर्वी देशों के साथ 15 वर्षों का व्यापार मिला था, हाँ जी। ईस्ट इंडिया कंपनी का सन 1600 नाम जो था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज, कास्ट इंडीज नहीं, ईस्ट इंडीज, यानी लंदन में बनी एक ऐसी कंपनी थी जो ईस्ट के देशों के साथ व्यापार के लिए बनाई गई थी। इसे मर्चेंट ऑफ एडवेंचर्स के नाम से भी जाना जाता था। इसका पहला अध्यक्ष जो था वो मेयर था। इसकी शक्तियां 1858 के एक्ट से बाद में समाप्त कर दी गई। क्यों की गई थी? या 1858 के आसपास कोई क्रांति हुई थी? लिखें किस वर्ष क्रांति हुई थी?
तो आप क्या कहेंगे भैया? आप कहोगे 1857 की क्रांति की वजह से अंग्रेज घबरा गए थे। ठीक है, घबरा गए थे अंग्रेज, और 1874 में इसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी में एक गवर्नर होता था, एक उप गवर्नर होता था, 24 सदस्य होते थे। इसका जो निदेशक मंडल होता था यानी डायरेक्टरेट ऑफ बोर्ड होता था, वो 2 वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना जाता था। ये चीज़ें आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, जो हम लिख रहे हैं वह उसको ध्यान देना। 1615 में क्योंकि 15 वर्ष के लिए परमिशन मिली थी, और स्टुअर्ट वंश का एक शासक था जेम्स प्रथम, उस जेम्स प्रथम ने क्या किया कि इसको अनिश्चित समय के लिए कर दिया। यानी पहले कितने वर्षों के लिए था, तो बहुत बार पूछा जाता है, बोलेंगे, बहुत बार पूछा जाता है कि मुझे बताएं फटाफट से। बहुत बढ़िया अंजलि सिंह, क्या बोलेंगे? फटाफट से बताइए। पहले कितने वर्षों के लिए था? 15 वर्षों के लिए। सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है। वेरी गुड अमित भाई। हॉकिंस की बात करते हैं तो हॉकिंस आया था, हॉकिंस की सारी कहानी याद है, जहांगीर के समय पर आया था ये। 1608 में सूरत पहुंचा और मुगल दरबार में 1609 में पहुंचा। मैंने आपको बताया था जहांगीर इसकी बातें सुनता नहीं था, इसको परमिशन मिल नहीं पाई थी। ठीक है, आगे आ जाओ। अब पढ़ लो। निधि कह रही है सर मम्मी बोल रही है खाना खा लो। सुबह सुबह पूरा परिवार खाने पे ही उतर आया है एकदम से। अरे सुबह तो हो जाने दो थोड़ा। मम्मी भी बोल रही हैं, तुम भी बोल रही हो, खाना बन भी गया है। सुबह सुबह सब लोग एकदम से रोटी और पराठे पर उतर आएंगे। बस पढ़ना, पढ़ने के अलावा सारी बातें करनी है, कुछ भी लिखना है, फिर कोने में बैठ के मास्टरों की गलती बतानी है जब पेपर होगा कल। लेकिन कमेंट दबा के करने हैं, कॉपी पेस्ट भी करना है। हॉकिंस, तो हॉकिंस तो भैया सफल नहीं हुआ था व्यापार में, तो हॉकिंस चला गया वापस। हॉकिंस 1611 में वापस चला गया। 1611 में उसने क्या किया, मिडल्टन को भेजा, मिडल्टन को, कि भैया पुर्तगालियों का ज्यादा प्रभाव है। भाई जहांगीर किससे सोचता था कि भाई पुर्तगाली ज्यादा ताकतवर है, इसीलिए वो अंग्रेजों को भाव नहीं देता था। तो अंग्रेज भी समझ गए पहले हमको पुर्तगालियों को हराना पड़ेगा। तो 1611 में इन्होंने मिडल्टन को भेजा, और स्वाली के वॉर में मिडल्टन ने क्या किया, पुर्तगालियों को हराया। अब तब जाके समझ में आया मुगलों को, मुगल शासकों को, जहांगीर जैसे लोगों को, अरे यार क्या बोलेंगे, बहुत सही रहेगा। तो उन्होंने कहा कि भैया जी एक काम कर लेते हैं, अब तो हमको अंग्रेजों की तरफ जाना होगा। तो 1611 में मसूलीपट्टनम यानी आंध्र प्रदेश में अस्थायी व्यापारिक कोठी खोली। 1613 में सूरत में स्थायी व्यापारिक कोठी खोली। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अस्थायी मतलब टेम्पररी थी, इसको फिर स्थायी कर लिया। तो स्थायी बहुत पूछी जाती है। बाद में थॉमस रो आया था 1615 में, जहांगीर के दरबार में नहीं आएगा थॉमस रो, मुगल के दरबार में आया। मुगल दरबार लिख लीजिए, मुगल, मुगल दरबार में आया। इसको जेम्स प्रथम ने भेजा था, जेम्स प्रथम ने। 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान ने स्वर्ण फरमान जारी किया। 1633 में बालासोर उड़ीसा में व्यापारिक कोठी खोली अंग्रेजों ने। थॉमस रो सफल हो गया था। 1639 में अंग्रेजों ने मद्रास को एक पट्टे पर समझते हो, यानी कुछ पैसे देके कुछ समय के लिए उसको पट्टे पर ले लिया। सेंट जॉर्ज फोर्ट अंग्रेजों ने बनाया 1640 में मद्रास में। बंगाल के हुगली के तट पर फैक्ट्री खोली। तो अंग्रेजों ने आपका बंगाल में फैक्ट्री कब खेली, सब 1651 में। ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय की शादी पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से हुई थी, याद है? मुझे बताओ दहेज में क्या मिला था इस शादी से? दहेज में क्या मिला था? दहेज में क्या मिला था फटाफट से बताएंगे। मुंबई। गेराल्ड अंगियर ने आपका आधुनिक मुंबई की नींव डाली। उसी मुंबई को आधुनिक मुंबई जैसे आज कहते हैं, इसकी नींव डालने वाला व्यक्ति गेराल्ड अंगियर है। 1686 में इनकी मुगलों से झड़प हुई। अब मुझे बताएं 1686 में मुगल शासक कौन था? सबका आंसर आना चाहिए फटाफट से, सोच करके बताइए। मुंबई, 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 बहुत बढ़िया। विनोद कुमार, मनोज यादव जी का सही आंसर है, एकदम से ठीक है। वर्षा पोडवाल, गुड़िया पांचाल, सही आंसर। तो जब मुगलों से इनकी झड़प हुई तो औरंगजेब उस समय शासक था।
औरंगजेब ने बहुत पिटवाया इनको, अंग्रेजों को बंदी बनवा लिया था। तो जॉब चौरनाक जो कलकत्ता का संस्थापक है, ये एक अंग्रेज अधिकारी था। इसने कहते हैं कि घुटने पर बैठ करके पैर चूम करके माफी मांगी थी औरंगजेब से, ठीक है। और यही व्यक्ति, इसने कलकत्ता की स्थापना की 1690 में। 1687 में ये अपना हेडक्वार्टर जो था वो सूरत से बंबई लाए। कहाँ लाए? बंबई। 1698 में बंगाल के नवाब इब्राहिम खान ने 3 गांव की जागीरदारी अंग्रेजों को दी। सूतानती गांव, कलिकाता गांव और गोविंदपुर गांव। इन्हीं तीनों को मिलाकर अंग्रेजों ने 1700 में फोर्ट विलियम किला बनवाया। अब मुझे आप बताइए, ये फोर्ट विलियम किला कहाँ पर है, भारत में किस जगह पर है? क्या बोलेंगे? ये आपका कोलकाता वाला है। तो कोलकाता जो है, पहले एक गांव हुआ करता था यहाँ पर, कलिकाता, उसी के नाम पर है। इन तीनों को मिलाकर 1700 में फोर्ट विलियम किला बनाया गया। फिर अंग्रेजों ने क्या किया? फर्रुखसियर के समय याद है, फर्रुखसियर जिसको घृणित शासक कहते हैं, इसने अंग्रेजों को दस्तक दे दिया था, इसके फोड़े का इलाज कर दिया था, याद है, हैमिल्टन ने। तो इसने कहा था बताओ तुमने हमको ठीक कर दिया है, क्या करें? तो इसके समय एक शिष्टमंडल आया जिसका अध्यक्ष जॉन सुरमन था और डॉक्टर हैमिल्टन। तो ये इतना खुश हुआ था, इसका इलाज कर दिया था, बैठा नहीं जा रहा था, इस पर कह रहा अरे यार दर्द हो रहा है बैठते टाइम। तो अंग्रेजों ने कहा हम ठीक कर देंगे, इसमें कौन सी बात है। तो उसने कहा भैया कर दो, हो गया ठीक। तो उसने 10,000 रुपये एनुअली, पूरे साल के 10,000 रुपये में आप सूरत में कोई भी व्यापार करो, कोई और टैक्स आपके ऊपर नहीं लगेगा, एकदम फ्री। 3,000 रुपये में बंगाल क्षेत्र, बिहार क्षेत्र और उड़ीसा के सभी कर उसने फ्री कर दिए थे। इन्हीं चीजों को जो उसने फ्री किया, सब लोगों को जो अधिकार दिया, इसको कहा गया दस्तक। दस्तक। और इसी दस्तक की वजह से भविष्य में प्लासी और बक्सर के युद्ध हुए। प्लासी 1757 और बक्सर 1764। 1764। डेनिस लोग कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी नहीं पूछे जाएंगे। कब आए थे भारत में? 1616 में भारत आए। कंपनी ओस्ट इंडिस कंपनी थी। पहली फैक्ट्री कहाँ खोली? ट्रैंको बार में। ट्रैंको बार में। फ्रांसीसी भारत में कब आए थे? ये डेनिस हैं, ये फ्रांसीसी हैं। कब आए थे? 1664 में। इनकी कंपनी थी कंपनी द इंदू ओरिएंटल। और फ्रांस का जो शासक था लुई 14वें, उसके पीएम कोलबर्ट के प्रयासों से ये बनी थी, ठीक है। पहली फैक्ट्री जो इन्होंने खोली थी आपका, यहाँ ध्यान से देखें किन की बात कर रहे हैं हम, फ्रांसीसियों की। फ्रांसीसियों ने जो पहली फैक्ट्री खोली वो 1668 सूरत में खोली। फ्रैंकोइस कैरो ने इसके लिए प्रयास किए थे। दूसरी फैक्ट्री इन्होंने 1669 में आपका मसूलीपट्टनम में गोलकुंडा के शासक की मदद से खोली। 1672 में फ्रांसीसियों ने सेंट थोने पर कब्जा कर लिया, ठीक है। और सेंट थोने जो पड़ता था वो आपका पड़ता था गोलकुंडा के शासक के क्षेत्र में। उसको ये बुरा लगा, अब उसने जा करके यहाँ अटैक किया, और अटैक करके उसने क्या कर लिया, आपका इसे आज़ाद कराकर उसे डचों को दे दिया, डचों को, ठीक है। फ्रैंको मार्टिन की बात करते हैं। फ्रैंको मार्टिन जब भारत आया तो 1673 में आया, और जो फ्रांसीसी बस्तियों को बसाया वो फ्रैंको मार्टिन ने बसाया। फ्रैंको मार्टिन। पांडिचेरी की जो स्थापना हुई वो 1674 में हुई। वालीकोंडपुरम गांव का जो शेर खान लोधी था, उससे इन लोगों ने इसको प्राप्त किया और पांडिचेरी को बसाया। 1690-92 में चंद्रनगर में फैक्ट्री खोली शाइस्ता की खां की मदद से। शाइस्ता खां याद है किसका मामा था? बताओ फटाफट से, कि वही दौर चल रहा है। ये देखिए आपको याद है ना, 1658 से 1707 तक औरंगजेब हुआ करता था, ठीक है, औरंगजेब। 1693 में डच और फ्रांसीसियों के बीच में संघर्ष हुआ, और डचों ने किस पर आपका पांडिचेरी पर कब्जा कर लिया था, इससे फ्रांसीसी उनके खिलाफ हो गए। 1697 में रिजविक की संधि से पांडिचेरी को वापस कर दिया डचों ने। और यहाँ पर क्या बोलते हैं, मॉरिशस पर कब्जा, माहे पर कब्जा और कराईकल पर कब्जा। ये अंग्रेजों से इनका संघर्ष कर रहा था, और याद रख लेना इसमें अंग्रेज विफल हो रहे थे। यानी मॉरिशस क्षेत्र को भी छीन लिया, माहे जो आपका पांडिचेरी क्षेत्र का है, कराईकल, इन सब क्षेत्रों को इन्होंने छीन लिया था। बाद में इन्हीं के बीच में किसकी बात चल रहे हैं, किनको पढ़ रहे हैं हम? फ्रांसीसियों को। किसकी बात कर रहे हैं हम? फ्रांसीसियों की बात कर रहे हैं। तो मुझे बताइए, फ्रांसीसी यहाँ अंग्रेजों को टक्कर दे रहे हैं या नहीं? भाई फ्रांसीसियों ने इतने सारे क्षेत्र बाद में आके भी छीन लिए, मॉरिशस देश, माहे, कराईकल, वर्सेज अंग्रेज, यानी अंग्रेजों से छीने हैं सारे।
तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच संघर्ष होगा या नहीं होगा? सर सब फैक्ट्री सूरत में ही क्यों खोल रहे हैं, कोई स्पेसिफिक रीजन? बच्चे कहीं पर कोई सी चीज़ की शुरुआत हो जाती है, जैसे आज हम क्लास ले रहे हैं आपकी, ये एरिया है ग्रेटर नोएडा का नॉलेज पार्क। नॉलेज पार्क, मैं गांव से क्लास नहीं ले रहा हूँ, नॉलेज पार्क से क्लास ले रहा हूँ। क्या कारण है इसका? क्योंकि किसी ने इसको नॉलेज हब बनाया, शुरुआत में एक कॉलेज खुला तो दूसरा भी वहीं खुलता है, फिर तीसरा भी वहीं खुलता है। जैसे आप सोशल साइट्स के मुख्यालय देखो, क्योंकि जो उपलब्ध चीज़ें हैं वो आसान हो जाती हैं, तो कॉमन लॉजिक की बात है, ये तो खुद लगाना चाहिए आपको लॉजिक। सोशल साइट्स के हेडक्वार्टर आप देखोगे कैलिफोर्निया में है ज़्यादातर, बहुत सारे हेडक्वार्टर आप देखोगे दुनिया के, आपका वो जेनेवा में है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं सभी जेनेवा में है, या सभी कैलिफोर्निया में है, या सभी भारत के कॉलेज, दुनिया के कॉलेज नॉलेज पार्क में है। इसका मतलब ये तो नहीं कि सारी फैक्ट्रियां सूरत में ही खुली सिर्फ। ये तो वो वाली बात हुई सर जी, भारत के ज़्यादा जो सारे युद्ध पानीपत में ही क्यों हुए? कहाँ हुए? 3 ही तो हुए हैं। ज़्यादा कौन से 200 युद्ध हो गए पानीपत में? भारत के इतिहास में कई हजार युद्ध हुए हैं, पानीपत में सिर्फ 3 हुए हैं। समझ रहे हैं? वेरी गुड। कर्नाटक युद्ध की बात करते हैं, ये किसकी अधीन होने के कारण है? अंग्रेज वर्सेस फ्रांसीसी, ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो गए, इसीलिए युद्ध की स्थिति बन गई। तो इन्होंने अभी इनको भारत में अपना कोई ना कोई साथी चाहिए था, तो भारत में कोई ना कोई यदि साथी इनको चाहिए, तो इन्होंने अब नज़र जमानी शुरू की कर्नाटक जैसे क्षेत्र पर। कर्नाटक जिसकी राजधानी अर्काट हुआ करती थी, यहाँ अंग्रेजों का जो मुख्यालय था भारत में वो था मद्रास, इसका गवर्नर होता था मोर्स। फ्रांसीसियों का जो मुख्यालय था वो था पांडिचेरी। मद्रास जानते हो किसको कहते हैं? तमिलनाडु क्षेत्र को, आज का तमिलनाडु। पांडिचेरी आपको बहुत अच्छे से पता है। चले, अब ये जो दोनों के दोनों हैं, यानी अंग्रेज भी जहाँ थे मद्रास में, और फ्रांसीसी जहाँ थे आपका पांडिचेरी में, ये सब आते थे कर्नाटक के अधीन, यानी कर्नाटक साम्राज्य के अधीन थे। ठीक है। और इसके जो गवर्नर थे आपका फ्रांसीसियों के, वो थे डुप्ले। ओके। हैदराबाद के अधीन कर्नाटक हुआ करता था। निजाम ने सन 1743 में कर्नाटक पर आक्रमण किया और यहां से मराठों को बाहर निकाल दिया था। निजाम कहाँ का था? हैदराबाद का। उसने 1743 में कर्नाटक पर, पुरानी कहानी बता रहा हूँ थोड़ी, कर्नाटक पर आक्रमण किया था और मराठों को वहां से बाहर निकाल दिया था। और सफदर अली का एक पुत्र था सईद, उसको नवाब बनाया, और नवाब क्योंकि उसकी छोटी उम्र थी सईद की, तो उसका संरक्षक जो है वो अनवरुद्दीन को बनाया। कर्नाटक की बात करते हैं। कर्नाटक के जो नवाब थे दोस्त अली, इन्होंने 1740 में मराठों ने आक्रमण करके दोस्त अली को मार डाला। क्या किया मराठों ने? बोलेंगे फटाफट से। दोस्त अली को मार डाला और इसके दामाद चंदा साहिब को कैद कर लिया। दोस्त अली के पुत्र सफदर अली की हत्या कर दी। क्या कर दिया? 1740 में मराठों ने ये किया था, और फिर 1743 में निजाम ने क्या किया? मराठों को यहाँ से बाहर निकाला, और जो एक सफदर अली नाम का व्यक्ति था उसके पुत्र सईद को नवाब बना दिया। क्या कर दिया? भाई सफदर अली की हत्या हो गई थी, मराठों ने कर दी। यहाँ देखिए राइट साइड में, नवाब जो दोस्त अली था उसके पुत्र सफदर अली की हत्या हो गई। फिर निजाम ने क्या किया? फिर इसको पढ़िए। निजाम ने उसका बदला लिया, मराठों को खदेड़ दिया और सफदर अली के बेटे को नवाब बना दिया, उसका संरक्षक बना दिया अनवरुद्दीन। यानी जो अब शासन चलेगा कर्नाटक का, वो अनवरुद्दीन के हिसाब से चलेगा, वही तो डिसीजन लेगा। हाँ जी। तो 1740 में फ्रांसीसी गवर्नर था एक अलेक्जेंडर ड्यूमा। 1741 में डुप्ले भारत आया था, बहुत शानदार था डुप्ले। डुप्ले के बारे में ये कहा जाता है कि अगर डुप्ले को फ्रांसीसी कंपनी वापस नहीं बुलाती, तो जो आज अंग्रेजों ने राज किया वही राज डुप्ले के द्वारा किया गया होता। ठीक है। तो क्या बोलेंगे, जो प्रसा क्षेत्र था और ऑस्ट्रिया, ये प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच में एक युद्ध चल रहा था। तो दुनिया में देशों के बीच युद्ध होते ही हैं।
पिरसा को जो समर्थन कर रहा था वो कर रहा था ब्रिटेन, और ऑस्ट्रिया को जो समर्थन कर रहे थे वो थे फ्रांसीसी। राजा चार्ल्स सिक्स थे, जिनकी डेथ हो गई थी, और इनका कोई बेटा नहीं था राजा चार्ल्स सिक्स की डेथ के बाद में ऑस्ट्रिया में। और सब लोग उत्तराधिकार के लिए, क्या बोलेंगे, उत्तराधिकार के लिए लड़ने का प्रयास कर रहे थे, गद्दी पे मैं बैठूंगा। लेकिन इधर उत्तराधिकार के लिए उनकी जो बेटी है मारिया थेरेसा, उसने बोल दिया कि भाई वास्तविक उत्तराधिकारी मैं हूं। इसके समर्थन में चले गए फ्रांसीसी। हाँ ठीक कह रही है, बेटी ही इनकी उत्तराधिकारी है। लेकिन ब्रिटेन इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा था। ठीक है, बहुत बढ़िया। शेरशाह सूरी 1472 का जन्म है भैया। चले, पहला कर्नाटक युद्ध अब होता क्या है, देखिए यहां क्या बोला मैंने, प्रसा और ऑस्ट्रिया के सवाल पर ब्रिटेन और फ्रांसीसी एक दूसरे के खिलाफ हैं या नहीं है, ये मुझे बता दीजिए बस। है या नहीं है एक दूसरे के खिलाफ? तो यानी कि आप याद रख लेना कि इनका जो संघर्ष है वो तो बाहरी भूमि पर शुरू हो गया है। तो पहला कर्नाटक युद्ध जो शुरू हुआ वो पूरी पीडीएफ डलवा दी शुभम भाई। हाँ जी, मैंने पूरी मॉडर्न इंडिया की जो आपकी पीडीएफ है वो अपलोड करा दी है। ठीक है, कल की कक्षा में या किस में, देख के बताइए एक बार। अभी हम बताते हैं आपको किस क्लास में मिलेगा, अभी नोट कर लेना आप, है ना। तो पहला कर्नाटक युद्ध वर्ष याद रखना बस, इसका कारण था ऑस्ट्रिया का युद्ध। तो यहां भारत की भूमि पर भी या कहीं भी ये दुनिया में थे अंग्रेज और फ्रांसीसी, वो भिड़ गए। फ्रांस और ब्रिटेन ऑस्ट्रिया उत्तराधिकार के प्रश्न के लिए एक दूसरे के विरुद्ध हो गए। तात्कालिक कारण ये हुआ, एक अंग्रेज अधिकारी था बर्नौट, उसने 2 फ्रेंच जलपोत अपने कब्जे में लिए और जला दिए। इससे और ज्यादा आग भड़क गई दोनों के बीच में। ला बुर्डाने जो एक फ्रांसीसी गवर्नर था, वो मॉरिशस में था। ये इसको बुलाते हैं मदद के लिए, ये कहते हैं कि भैया फ्रांसीसी कि भैया यहाँ आओ। ये मॉरिशस से आता है इधर और मद्रास क्षेत्र को जीत लेता है, तमिलनाडु क्षेत्र को इसको जीत लेता है। लेकिन अंग्रेज इससे सेटिंग कर लेते हैं। अंग्रेज कहते हैं कि यार तुमने देखो ला बुर्डाने जीत लिया है, तुमको फ्रांसीसी ये क्या देंगे, तुम एक काम कर लो, क्योंकि मद्रास क्षेत्र किसका था, ईस्ट इंडिया कंपनी का था। तो इससे बोला भैया 4 लाख रुपए रिश्वत ले लो। 4 लाख रुपए रिश्वत ली इसने, ला बुर्डाने वापस चला गया। डुप्ले, इसने क्या बोला, ला बुर्डाने तो चला गया, 4 लाख रुपए भी ले गया ईस्ट इंडिया कंपनी से। फिर डुप्ले ने इसको फिर से जीता मद्रास को, क्योंकि ये जो ला बुर्डाने था ये डुप्ले के रिक्वेस्ट पर ही भारत आया था। फिर होता है अडियार या सेंट टॉमे का युद्ध 1748 में। इस युद्ध में क्या हुआ, महफूज खान, अनवरुद्दीन पता है कर्नाटक में कौन है संरक्षक, अनवरुद्दीन। तो जो अनवरुद्दीन का बेटा है वो है महफूज खान, और इसके खिलाफ है पैराडाइज यानी कि जो फ्रांसीसी व्यक्ति है। तो कहने का मतलब क्या है, फ्रांसीसियों की नज़र किस पर है, कर्नाटक पर है। उसी के लिए अडियार या सेंट टॉमे का युद्ध 1748 में ये हुआ। लेकिन होता क्या है, 1748 में एक्सला सेपेल की संधि हुई, एक्सला सेपेल की, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य। तो इसमें क्या हुआ था, पूरी दुनिया में अंग्रेज या फ्रांसीसी जहां कहीं पर भी थे उनका संघर्ष चल रहा था, लेकिन एक संधि हुई दोनों देशों के बीच में। तो इसमें फ्रांसीसियों ने खुद के लिए फायदेमंद देखा अमेरिका का क्षेत्र लुईवर्ग, क्योंकि अमेरिका में भी उपनिवेश कर रहे थे, अमेरिका में भी फ्रांसीसी आपका और अंग्रेज व्यापार कर रहे थे, तो वहाँ भी इनके संघर्ष थे, हर जगह कॉन्फ्लिक्ट थे। तो इन्होंने क्या बोला, फ्रांसीसियों को लगा लुईवर्ग अपने महत्व का और अंग्रेजों को लगा मद्रास अपने महत्व का, तो इन्होंने ये दोनों ने ले लिया। दूसरा कर्नाटक युद्ध इनके बीच छिड़ता है 1749 से 1754। किसी भी युद्ध की डेट मत भूलना, पहले का डेट बोलिए, पिछली क्लास, कल की क्लास में 13 तारीख है ना। देखो भैया 13 जो आपकी 13th क्लास है, 13वीं जो क्लास है उसमें पीडीएफ डल चुकी है। लिखो 13 नंबर लिखो, मैं समझ जाऊंगा मेरी बात आप तक पहुंच चुकी है। 13 नंबर लिख दो, 13 नंबर, ठीक है। सॉरी, 13th क्लास में पीडीएफ है, लिख देता हूँ तुम्हारे लिए। कोई कोई तो ऐसा होता एकदम चूहिया टाइप का बच्चा। 1748 में निजामुल मुल्क की मौत हो गई थी। निजामुल मुल्क कहाँ पर थे, हैदराबाद में। तो इनकी डेथ के बाद में अब जो हैदराबाद है वहां पर भी नजर जाती है इनकी बाहरी अधिकारियों की। तो नासिर जंग और अनवरुद्दीन और ईस्ट इंडिया कंपनी,
ये एक पक्ष में हो गए। अनवरुद्दीन याद है, कर्नाटक का नवाब था। नासिर जंग कौन है आपका बताएंगे? ये बेटा है निजामुल मुल्क का, यानी कि इसका बेटा है, इसका पुत्र है। ठीक है। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने सहयोग किया कर्नाटक को। क्यों किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने कर्नाटक को सहयोग? क्योंकि मुझे बताइए यहाँ पर अनवरुद्दीन के खिलाफ फ्रांसीसी थे या नहीं थे? यानी अनवरुद्दीन फ्रांसीसियों से ईर्ष्या रखता था, उनके अपोजिशन में उसने युद्ध लड़ा है। तो इसीलिए अंग्रेजों को लगा ये पक्ष सही कि अनवरुद्दीन के पक्ष में हम हो जाते हैं। अब फ्रांसीसी कहाँ चुप बैठने वाले थे? इन्होंने निजामुल मुल्क का जो पोता था, मुजफ्फर जंग है पोता, नासिर जंग है बेटे, यानी कि बेटे और पोते को एक दूसरे के खिलाफ कर दिया। फ्रांसीसियों ने कह दिया पोते से कि भाई तुम्हें भी तो गद्दी पे बैठना चाहिए, नासिर जंग तो एकदम से लायक नहीं है गद्दी पे बैठने के, तुम बैठो, हम तुम्हारे साथ हैं। उसने कहा ठीक है अंकल जी, ऐसी बात कर रहे हो तो इसके पिता जो थे निजामुल मुल्क, हैदराबाद के निजाम थे। निजामुल मुल्क की डेथ के बाद में ये स्थिति वहां पर पैदा हो गई। तो निजामुल मुल्क की डेथ हुई 1748 में। क्या बोलेंगे? उसके अगले ही साल युद्ध हो गया। तो अनवरुद्दीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी ने, और फ्रांसीसी किसके साथ में हो गए? चंदा साहिब के साथ में, चंदा साहिब के साथ में। अंबर का युद्ध हुआ 1749 में, अनवरुद्दीन मारा गया और अनवरुद्दीन का जो पुत्र था मोहम्मद अली वो त्रिचनापल्ली भाग गया। हैदराबाद के लिए दो पक्ष हो गए। नासिर जंग ये भी मारा जाता है और इधर मुजफ्फर जंग का साथ दिया फ्रांसीसियों ने। इसके स्थान पर फ्रांसीसियों ने मुजफ्फर जंग का साथ दे रहे थे। हैदराबाद का जो निजाम बना दिया वो सलाबतगंज जंग को बना दिया, जो कि अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली था। तो मुझे एक बात बताइए आप, फ्रांसीसी अंग्रेजों से ज़्यादा सफल हैं शुरुआत में या नहीं है? आप कहोगे हाँ जी। मोहम्मद अली, यहाँ पर देखो कहाँ भाग गया मोहम्मद अली? त्रिचनापल्ली। तो मोहम्मद अली को त्रिचनापल्ली में फ्रांसीसी सेना ने घेर लिया जा करके, और अंग्रेज गवर्नर था सैंडर्स, और यहीं पर एक व्यक्ति था क्लर्क बन के आया था भारत में, क्लाइव, जो बाद में बहुत बड़ा अंग्रेज अधिकारी बना। इसने अर्काट का घेरा किया और यहाँ पर इसने कर्नाटक में बहुत कमजोर किया विपक्ष को। ठीक है। ये कौन है? क्लाइव। ये एक अंग्रेज व्यक्ति था। जैसे मैंने अभी डुप्ले के लिए स्टेटमेंट दिया था, ऐसे ही क्लाइव के लिए आता है कि अगर क्लाइव ना होता तो शायद भारत में आज ईस्ट इंडिया कंपनी, या आज की बात क्या करें कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में जो लूट की थी, इनसे ज़्यादा किसी ने नहीं लूटा अंग्रेजों से ज़्यादा। भारत के सबसे बड़े दुश्मन जो रहे भारत को कमज़ोर करने में, वो अंग्रेज रहे, और बाकी अपना लेखन करवा के बाकी सब के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते रहे। आज हिंदुस्तान में ज़्यादा विरोध जो है वो औरंगजेब का है, बहुत ज़्यादा विरोध आपका अंग्रेजों ने किताबें ही इस तरह से लिखवा दी, अकबर का, हुमायूं का, शेर शाह सूरी का, मतलब सबका विरोध है। लेकिन अंग्रेजों का विरोध होते हुए आपने नहीं देखा होगा कभी भी। अंग्रेजों ने अपनी अंग्रेजी पद्धति के द्वारा आपके दिमागों को ऐसा कैप्चर किया कि आप अंग्रेजों के बारे में कभी सवाल ना उठाएं। उन्होंने जो 200 वर्षों तक लूट की, इस देश की व्यवस्था को जो पंगु बनाया, उसके बारे में आप सवाल ना करें। आज की वर्तमान सरकारें भी आपसे यही चाहती हैं कि आप सवाल ना करें, बस जैसा वो चाहती हैं वैसा तुम सोचो। ठीक है। दूसरे कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई पांडिचेरी संधि से। डुप्ले को अंग्रेज सरकार ने वापस बुला लिया क्योंकि क्लाइव सफल हो गया। अर्काट के घेरे के द्वारा इसने फ्रांसीसियों को पीछे हटने को मजबूर कर दिया। तो फ्रांसीसी कंपनी में भी बहुत सारे लोग थे, क्योंकि फ्रांसीसी कंपनी एक सरकारी कंपनी थी। अब जब वो सरकारी कंपनी थी और ईस्ट इंडिया कंपनी थी एक प्राइवेट कंपनी, तो वो तो ज़्यादा मुनाफे के लिए काम करते थे। अब सब ने कहा कि नहीं जी, फ्रांसीसी जो इतने सफल हो रहे थे, आगे चल रहे थे अंग्रेजों से, वहाँ बहुत सारे अधिकारियों ने डुप्ले के खिलाफ बातें करनी शुरू कर दी। फ्रांसीसी अधिकारियों ने, उन्होंने कहा जी हम तो बिल्कुल आपका हार गए थे, डुप्ले की वजह से हम हारे हैं, हमें जो हानि हुई है, पैसा खर्च हो रहा है हमारा। तो इस तरह से वो सरकारी कंपनी ने डुप्ले को वापस बुला लिया। तो डुप्ले अगर वापस नहीं जाता तो बहुत मजबूत स्थिति इनकी रहती, और डुप्ले के वापस जाने के बाद ये डूब ही गए। सोचो तुम, डूब गए। गोडेहू को इसकी जगह गवर्नर बनाया गया, और सदन 1757 में अंग्रेजों ने चंद्रनगर पर कब्जा कर लिया। तीसरा कर्नाटक युद्ध 1758 से 63 चला। ये दरअसल में एक सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था, 1756 से 63 उसका एक हिस्सा है। ये भी कारण था ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच युद्ध होने का, यानी युद्ध कहीं और हो रहा है,
तो ऑस्ट्रिया का साथ कौन दे रहा था, बताओ फटाफट से। ऑस्ट्रिया के साथ कौन था भैया, फ्रांस। प्रसा के साथ कौन था, आपका ब्रिटेन। 1758 में फ्रांसीसी गवर्नर काउंट डी लाली भारत आया, काउंट डी लाली। और काउंट डी लाली के साथ में अंतिम संघर्ष हुआ फ्रांसीसियों का। वांडीवास का जो युद्ध है ये 22 जनवरी सन 1760 में हुआ। कौन साथी बताएगा वांडीवास कहां पर स्थित है, फटाफट से। इसमें फ्रांसीसियों की तरफ से काउंट डी लाली रहा और अंग्रेजों की तरफ से आपका आयरकूट रहा, जिसको हम वांडीवास का नायक कहते हैं। फ्रांसीसी इसमें आपका असफल रहे और अंग्रेज इस युद्ध को जीत जाते हैं। लेकिन इसकी अंत जो होता है वो पेरिस की संधि के द्वारा इसका अंत हुआ। तो आपने देखा पहला युद्ध कब चलता है, 1746 से 48, फर्स्ट वॉर। इसका एंड हुआ था एक्सला सैपेल से, एक्सला सैपेल संधि हुई थी। दूसरा जो युद्ध हुआ अंग्रेजों और कर्नाटकों के बीच में 1749 से 54 के बीच में, उसमें आपका 1754 में पांडिचेरी संधि हुई थी। तीसरा जो वॉर हुआ वो 1758 से 63 हुआ, ऐसे ही है। और इस युद्ध में क्या हुआ आपका 1758 से 63 के में, बताएं फटाफट से। इस वॉर में क्या होता है, तो इस वॉर में मुझे बताएं फटाफट से कौन सी संधि हुई, पेरिस की संधि हुई। तीनों वॉर आपको याद रखने हैं, सिर्फ ये डेट्स, बाकी कोई कहानी याद नहीं रखनी है। ऐसे ही अंग्रेजों की फिर नजर थी मैसूर क्षेत्र पर, उन्हें मैसूर भी जीतना था। तो अंग्रेजों ने मैसूर का पुराना नाम जो मैसूर हुआ करता था, विजयनगर जो साम्राज्य था उसके पतन के बाद में ये पनपा था। 1755 में हैदर अली डिंडीगुल का प्रशासक बना। डिंडीगुल में उसने अपनी आर्मरी खोली बहुत बढ़िया तरीके से। 1761 में हैदर अली मैसूर का शासक बना। 1776 में इसने खुद को राजा घोषित कर दिया। अब अंग्रेजों की नजर थी इस मैसूर क्षेत्र पर भी, तो अंग्रेजों ने मैसूर के साथ में 4 वॉर लड़े। कर्नाटक युद्ध कुल कितने हुए, 3। मैसूर वॉर हुए कुल 4, चारों को देखना। पहला 1767 से 69, इसमें अंग्रेज विफल हो गए, अंग्रेज असफल, यानी जीत हुई इसमें आपका किसकी, हैदर अली की। हैदर अली ने बहुत मारा अंग्रेजों को। हैदर अली वर्सेज आप वेरलस्ट। मराठे और निजाम की स्थिति इस समय पर क्या थी, कभी इधर मिल जाते थे कभी उधर मिल जाते थे। मद्रास की संधि हुई 1769 में, पहले वॉर के बाद में 1769 में मद्रास की संधि एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। 1771 में मराठों ने मैसूर पर आक्रमण किया। अंग्रेजों ने हैदर अली का साथ नहीं दिया। पहले वॉर में जब यहाँ पर ये पहला वॉर हुआ और अंग्रेज हार गए, तो अंग्रेजों ने एक संधि कर ली, कौन सी, मद्रास की संधि। और उन्होंने हैदर अली को वादा किया कि तुम्हें कभी भी जरूरत होगी तो हम तुम्हारे साथ खड़े होंगे। तो मराठों ने जब आक्रमण किया तो अंग्रेजों ने हैदर अली का साथ नहीं दिया। 1779 में अंग्रेजों ने माहे जो कि फ्रांसीसियों के अधीन था उसको अपने कब्जे में ले लिया। यहाँ त्रिगुट एक संधि हो गई, 3 पक्ष मिल गए, अंग्रेज आपका कहते मराठे निजाम ये सब एक हो गए। 1780 में हैदर ने अर्काट पर अधिकार कर लिया और एक अंग्रेज अधिकारी बैली को बहुत बुरी तरह हराया। इसके लिए बाद में दूसरे आंगल मैसूर युद्ध की स्थिति बन गई। पहला कब हुआ और किस संधि से खत्म हुआ ये देखते रहना है। दूसरा वॉर शुरू होता है। दूसरे वॉर में क्या हुआ, दूसरे वॉर का जो नतीजा है वो रहा 50-50 पर, यानी ना अंग्रेज ढंग से हार पाए ना अंग्रेज जीत पाए, ना हैदर अली ढंग से हार पाया ना जीत पाया। हाँ, हैदर अली की मौत हो गई बीच युद्ध में 1782 में। इसके बाद में इसका बेटा जो था टीपू सुल्तान वो गद्दी पर आता है। तो हैदर अली वर्सेज, एक तरफ हैदर अली है दूसरी तरफ आयरकूट, मराठों में जो सिंधिया हैं, मराठों में जो भोसले हैं और हैदराबाद का निजाम, इन सब का एक गुट बन गया और हैदर अली के खिलाफ हो गए। तो पोर्टो नोवा का जो युद्ध था 1782 में, बीच युद्ध में हैदर अली हार गया यानी मारा भी गया। 1782 में हैदर अली युद्ध भूमि में मारा गया। हैदर का बेटा टीपू सुल्तान चार्ज ले लेता है, यानी कि वो अब खुद संभालता है। अच्छा युद्ध लड़ता है लेकिन फायदा कुछ नहीं होता युद्ध, ना अंग्रेज लड़ने की स्थिति में रह जाते हैं कि भैया बंद करो, ठीक है। अंग्रेज किधर चले गए, आपका इन सब के साथ में ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। तो इस जो दूसरे वॉर का एंड हुआ वो मंगलौर संधि से हुआ। तो दूसरे का समय बताइए, 1780 से 84, और किससे एंड होता है, मंगलौर संधि। मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लो, मंगलौर संधि किस वर्ष हुई थी, किस किस के बीच हुई, टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में यानी हेस्टिंग्स।
सबने दोनों ने एक दूसरे के जो क्षेत्र जीते थे उनको वापस कर दिए वापस। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92। इस युद्ध में क्या हुआ, अंग्रेजों की विजय हुई और जो टीपू सुल्तान था उसको अपना आधा राज्य गंवाना पड़ा। ठीक है, 3 चरणों में लड़ा गया, टीपू सुल्तान वर्सेस कानवालिन। टीपू सुल्तान इसमें पराजित हुआ और यहां जो संधि हुई वो श्रीरंगपट्टनम की संधि है। ये जो 3 संधि मैंने अभी लगातार बताई हैं, इनमें से आपकी परीक्षा में संधि जरूर पूछी जाएगी, लिख के ले लीजिए। ठीक है, याद रखेंगे श्रीरंगपट्टनम की संधि। बात क्लियर हुई। अंग्रेजों और आपका मैसूर के बीच में संघर्ष हुआ, पहला वॉर होता है। अंग्रेज एकदम से असफल रहे। अंग्रेजों ने वादा किया हम तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन अपने वादे को नहीं निभाए। वादा किया तो निभाना पड़ेगा। मंगलौर की संधि हुई दूसरे में। तीसरे में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। इसने अपना 50% भाग ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। वेलेजली गवर्नर जनरल बना अंग्रेजों की तरफ से। अब 1790 में निजामों से हैदराबाद की संधि भी इनकी हो गई थी। तो चौथा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ वो 1799 में हुआ। सोते हुए टीपू सुल्तान पर इन लोगों ने अटैक कर दिया। ठीक है, टीपू सुल्तान वर्सेस वेलेजली। वेलेजली का ये आक्रमण था, तो इसमें टीपू सुल्तान यानी शेरे मैसूर की मौत हो गई। शेरे मैसूर की मौत हो गई। ठीक है, ओके। तो टीपू सुल्तान कौन था, ये थोड़ा सा आप पढ़ लेना इसमें। इसका जन्म 1750 में हुआ। ये फ्रांसीसियों को ज़्यादा पसंद करता था, इसीलिए भी अंग्रेज इसको आपको फूटी आंखों से याद रख लेना देखते थे। इसने ये बोल दिया था कि भाई हम तो एकदम स्वतंत्र हैं। दुनिया का पहला मिसाइल मैन, आधुनिक नेवी का जनक, शेर मैसूर। हत्या इसकी 1799 में हुई। कलम शुरू करेंगे बंगाल के नवाब से। आप एक बार जो जो मैंने चीज़ें महत्वपूर्ण बताई हैं ध्यान से पढ़ते हुए जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको मेंशन करके रखना है, यही आपसे रिक्वेस्ट है। और अपना ख्याल रखिए, बहुत सारा ख्याल रखिए। सर इन्हीं नोट से सीपीओ हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं आज 9 बजे। कहाँ मिलना है पता है ना, प्रैक्टिस सेट के लिए। ये तुम्हारे दिल की धड़कन होना चाहिए। ये बोल दो भैया इसमें एक भी शब्द हम छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, याद रखेंगे। RWA SSC पर होगा। कहाँ होगा, RWA SSC पर। नाम क्या है, नवीन GS प्रैक्टिस सेट। इस नाम से सर्च करोगे, प्रैक्टिस सेट, नवीन GS NGPS, नवीन GS प्रैक्टिस सेट। ठीक है, मिलते हैं, ख्याल रखिए, जय हिंद।